हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो, जब कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में जब डिस्कशन होता है तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि वो डॉक्यूमेंट रातों रात तैयार नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। करंट सिनेरियो क्या है वो भी हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं। कहने का मतलब, जो समय के तीन काल हैं उन तीनों कालों के बारे में हमें पता होना जरूरी होता है जब कभी भी किसी डॉक्यूमेंट या किसी इवेंट के बारे में हम बात करते हैं। राइट। तो यहां पर हम बात जो करेंगे ना, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है और जो ब्रिटिश क्राउन है उनके द्वारा क्या क्या डिफरेंट डेवलपमेंट्स की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी इंडिया में एक कॉमर्शियल काम करने के लिए, बट वो समय के साथ में कन्वर्ट हो गई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक एंटिटी के तौर पे। तो ये सारी जो चीजें थी इनके ऊपर कैसे लगाम लगाई गई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो सारी चीजें हम वन बाय वन करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये देखो, पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड में लाया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, उसके ऊपर कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था। तो ऐसे में वहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश है या ब्रिटेन है, उनको ये उनकी तरफ से ये कमांड थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है, वो रिपोर्ट करेगी इनको क्यों भाई आप क्या काम कर रहे हो, वो सारा का सारा ग्रेट ब्रिटेन को रिपोर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एफर्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि फिर ये अपने हिसाब से बहुत कुछ करने लग गए थे, करप्शन के चार्जेस आने लग गए थे। ठीक है। ये वो समय था जिस टाइम पर आप देखते हो कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मोर और लेस ईस्ट इंडिया कंपनी खुद देख रही थी, है ना। तो यहां पर आप खुद देख सकते हो कि कानून बनाना, कानून को इंप्लीमेंट करना, वो भी वही इंस्टीट्यूशन या एंटिटी काम कर रही है जिसको फॉलो करने हैं। तो एक करप्शन का स्कोप बना कि नहीं, इसलिए वो जो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो शुरू हो जाता है 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। यहां से शुरुआत हो जाती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर कमांड रखी जाए। और इसी बात को ध्यान रखते हुए उस टाइम पर जो मेजर प्रोविंसेस थी, है ना, ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसीज थी, जिनमें एक तो बंगाल, और बंगाल के अलावा दो और थी, एक हो गई आपकी बॉम्बे और एक हो गई मद्रास। तो ऐसे में बंगाल को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग बनाने का एफर्ट किया गया। और हुआ क्या कि जो गवर्नर थे ना बंगाल के, उनको बोल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उनको कहने का मतलब कि उनको असिस्ट करने के लिए, उनको काम में हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी गई, जिसमें टोटल 4 मेंबर्स थे, जिनका काम क्या था भाई, गवर्नर जनरल को असिस्ट करना है। ऐसे में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रख लेना भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, इन वीडियोस में जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो टू द पॉइंट बातें हैं, ये आपको पीडीएफ्स अवेल करा दी जाएंगी। ठीक है। आप ध्यान रखें कि इन पीडीएफ्स को अगर आप रिवाइज करोगे तो ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। एडिशनल करो तो आपकी इच्छा है, बट एटलीस्ट ये चीजें तो आपकी अच्छे से होनी चाहिए जो हम यहां पर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कर दी गई, कहां पर, कलकत्ता में 1774। अगेन इसी 1773 एक्ट के आधार पर ये हुआ था, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस थे और साथ में 3 और जजेस की अपॉइंटमेंट भी हुई। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे हमने देखा कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया ना, तो बचे हुए जो दो दो गवर्नर्स और बच रहे थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर ला दिया गया, सबऑर्डिनेट बना दिया गया। कहने का मतलब कि बंगाल के गवर्नर अब इनमें तीनों में से ज्यादा पावरफुल हो गए, बाकी दो जो हैं वो इनके सबऑर्डिनेट हो गए। इक्वेशन बहुत सारी है मॉडर्न हिस्ट्री में, आप देखोगे कि ऐसा क्यों किया गया था। सेंट्रलाइजेशन इसको बोला जाता है कि किस तरीके से सिंगल पॉइंट से कमांड करने की कोशिश जो थी वो शुरू हो गई 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। फिर हमारे पास में आता है 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या था कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको एम्पावर किया गया डिसीजन मेकिंग में, तो सीधी बात है थोड़ी बहुत एक कहते ना कि जुडिशियल एस्पेक्ट के ऊपर भी जाने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1774 में, है ना,
उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या थी, उसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया था कि एक तरफ तो एग्जीक्यूटिव और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लग गए। तो इस चीज को सेटल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1781 में, जिसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रहेंगे। दैट मींस अगर गवर्नर जनरल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी उनकी ड्यूटीज है, उसके अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई लेन देन नहीं होगा। इसके अलावा जो रेवेन्यू मैटर्स थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से दूर कर दिया, जिससे कि गवर्नर जनरल दैट मींस एग्जीक्यूटिव पार्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां पर हम बंगाल वाले सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये जो करंट सुप्रीम कोर्ट या हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप इसको मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जो उस टाइम पे बंगाल में स्थापित हुआ था, कलकत्ता वाले एरिया में, राइट। सो द पॉइंट इज कि रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से दूर कर दिया, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता में अब जो हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज थे उनको भी अब उसके आधार पर भी काम करना शुरू कर चुका था कि हाँ भाई लोकल इश्यूज जो हैं वो धर्म के आधार पर आ रहे हैं, तो ऐसे में हिंदू और मोमडन लॉज हैं उनको भी वहां पर इंटरप्रेट करेगा। इसके अलावा जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, अब सीधी बात है सुप्रीम कोर्ट तो आपने कलकत्ता में स्थापित कर दिया। इसके अलावा मोटी बात करें तो आपका ये जो था दूसरे जो और प्रोविंसेस थी जहां पर ब्रिटिश रूल स्थापित था या फिर कहें ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड थी, तो वहां पर भी तो छोटे कोर्ट्स थे ना, प्रोविंशियल कोर्ट। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट को तो सेपरेट कर दिया, बट प्रोविंशियल कोर्ट को किसके अंडर ला दिया? गवर्नर जनरल के अंडर। ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल जो थे वो ही रूल रेगुलेशंस बनाते थे अपनी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर के उन प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए। और अगर प्रोविंशियल कोर्ट का कोई केस है तो उसके खिलाफ में अगर अपील करनी है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना था, ध्यान रखना, वो गवर्नर जनरल के पास ही जा सकती थी अपील्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मोरलेस आज के समय के ट्रेंड के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहां पर प्रोविंशियल कोर्ट की अगर बात करें, मोटी सी एक बात करें, तो हाई कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है ना। बट यहां पर गवर्नर जनरल को थोड़ा सा पावरफुल रखा गया था, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो इसमें कंपनी के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे थे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, तो उसको सेटल करने के लिए यहां पर कंपनी के दो पिलर्स में डिवीजन कर दिया गया। एक तो था पॉलिटिकल अफेयर वाला, पॉलिटिकल इश्यूज को टैकल करना, और एक था कॉमर्शियल को। तो पॉलिटिकल वाला जो था उसमें तो देखो वर्ड आएगा कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और दूसरा था कॉमर्शियल, जिसमें आपको पता है कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म होने थे, तो उसमें डायरेक्टर्स का काम आ गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस तरीके से दो सेपरेट पिलर्स निकाल दिए और इसको कॉन्सेप्ट को बोल दिया गया डबल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो काम करने का जो तरीका था दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया, तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है, इसके लिए ये कह दिया गया कि ये जो है सिविल, मिलिट्री या रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात कहें तो यहां पर जो वर्ड था वो कंपनी की टेरिटरी के तौर पे नहीं यूज हुआ। अब क्या बोल दिया गया 1784 के पिट्स एक्ट में कि इंडिया में जहां जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कवरेज है, पकड़ है, उसको अब ब्रिटिश पोजीशन के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि अब ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी उन्होंने कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ और ज्यादा स्ट्रांग बना ली, ठीक है। या फिर ये कहो कि कंपनी की जो टेरिटरीज थी उनको एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया और बोल दिया ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है। ये पहली बार हुआ था ऐसा। इसके अलावा जो आप देखते हो यहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल हैं, उनको और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। किसके बिहाफ पर? अगर यहां पर हम नोटिस करें तो कि कंपनी का जो अफेयर है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामले हैं उनमें कंपनी में सुपीरियर कौन हो गए? गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कुल मिलाकर के ये कई चेंजेस यहां पर देखने को मिल गए। फिर इसके बाद में आता है 1786 का एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है ना बंगाल के, उन्हीं को कमांडर इन चीफ के तौर पे बना दिया। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन आई थी कि भाई सीधी बात है कि एक तरफ तो मिलिट्री को भी मैनेज करने की जरूरत पड़ रही थी, इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस चक्कर में कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनकी पोस्ट को मोर और लेस सेम करने की कोशिश कर दी। और उस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हुई थी, ठीक है जी। अब आप देखते हो यहां पर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं
तो उनके पास में सीधा अधिकार ये था कि भाई जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो क्रिएट की गई थी, हम अगर बात करें मोटी मोटी 1773 का जो एक्ट था उसके आधार पर, तो अब आप देखते हो कि उस काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का अधिकार दे दिया अगर कुछ स्पेशल केसेस की बात करें। दैट मीन्स काउंसिल है, उसमें तो मेंबर्स मल्टीपल हैं, वो मिलकर के कुछ डिसीजन लेंगे तो हो सकता है ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ में चले जाएं। तो वहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे ही गवर्नर जनरल बन के आते हैं बंगाल में, तो भाई बोल दिया कि आपको लगे तो ओवर रूल कर देना। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नर है वो कर देते हैं, कई बार पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है कि भाई ये जल्दबाजी में काम हुआ है, इसको रीटेक आप दोबारा देखो, दोबारा देखने वाला सिस्टम है वो तो ठीक है, बट यहां पर तो सीधा ये कह दिया था ओवरराइड करने का ये अधिकार है कि हाँ भाई चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो एक तरीके का अपर हैंड दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। फिर इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो ओवरराइडिंग पावर थी उसमें यह कह दिया कि भाई जो फ्यूचर गवर्नर जनरल बनेंगे और जो भी गवर्नर्स बनेंगे प्रेसिडेंसीज में, उनको सबको यह अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिक मैनर में, डेमोक्रेटिक तो नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पे, कि कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, आप सीधी बात है, एक तो आपका बंगाल वाला रीजन हो गया, इसके अलावा और भी तो प्रेसिडेंसी थी बंगाल मद्रास, यहां पर भी तो गवर्नर्स काम कर रहे थे जो कि सबऑर्डिनेट थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर। तो वहां पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं, ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, तो वहां पर गवर्नर जनरल इन बंगाल और बाकी जो गवर्नर्स हैं उनको ओवरराइडिंग पावर दे दी कि भाई आप जो बोलोगे स्पेशल केसेस के अंदर आपकी बात मानी जाएगी, ना कि काउंसिल की। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो थे उनको आप देखोगे सबऑर्डिनेट पावर्स दे दी गई, ये बात ऑलरेडी हमने कर ही ली है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड पर मोनोपोली थी, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो दूसरी जो भी कंपनियां आई थी ना ब्रिटेन से ट्रेड करने के लिए इंडिया में, उन कंपनियों को कंबाइन करते चले गए थे आगे से आगे, और मोर और लेस वो एक ही कंपनी की मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई थी ट्रेड के ऊपर। उस मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब 1793 से बढ़कर के कितना हो गया, 1813 तक अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी ट्रेड के ऊपर अपनी पकड़ बना करके रखेगी। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, दैट मींस वो ऑफिशियल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आए हैं, बट वो काम किसके लिए, कौन सा काम करें, पॉलिटिकल, तो उनके लिए अब क्या प्रोविजन कर दिया कि जो इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है ना, उन्हीं से उनको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन और कर दिया गया 1793 एक्ट के आधार पर। फिर आगे देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखो 1813, 20 साल हो गए 1793 से लेकर के 1813 में। इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ना ट्रेड में, उसको तो कर दिया गया खत्म। अब दूसरे जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको भी अलाउ कर दिया कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, बस दो चीजों को छोड़ करके। वो दो चीजें क्या थी, एक तो चीन के साथ में जो व्यापार होता था जिसमें ओपीएम का जो बड़ा खेल आता था, ओपीएम वॉर भी हुए थे चाइना में, और दूसरा था चाय, चीन और चाय, चीनी चाय, राइट, इनको इनका एग्जम्पशन दिया गया। इसके अंदर तो अभी भी इन दोनों में तो मोनोपोली कंपनी की रखी गई, बट बाकी जो एस्पेक्ट्स थे उन सब में ब्रिटिश मर्चेंट्स को, बाकियों को भी अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा इस एक्ट के आधार पर ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी और ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि यहां पर आप देखो कि कंपनी के पास में ट्रेड के नाम पे एक्सक्लूसिव मोनोपोली चीन और चाय के ऊपर ही रह गई थी, बाकी सारी चीजें थी वो डाइल्यूट होने लग गई। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग जो थी चीजें, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन बहुत हद तक लेने लग गया। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया इस एक्ट के आधार पर कि भाई आप टैक्स इंपोज कर सकते हो। अब आप सोचो कि लोकल लेवल पे जो टैक्स लगाने का काम था यहां से शुरू हो गया, क्योंकि यहां पर हमने देखा ना कि किस तरीके से 1793 में जो ये यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे और या उनके मेंबर थे, स्टाफ मेंबर, उनको इंडियन रेवेन्यू से ही देना था पेमेंट। तो अब आप देख सकते हो किस तरीके से धीरे धीरे लोकल्स के पेट के ऊपर भी घात लगाने की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा कंपनी रूल की बात करें तो इसको 20 साल का और एक्सटेंशन मिला, मतलब अब 1833 में आगे हम बात करेंगे, उसके बीच में कोई बातचीत नहीं होने वाली है, कोई भी नया एक्ट नहीं आएगा, 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट मींस पॉलिटिकल पावर जो थी उसको, उसकी कमांड बढ़ा दी गई कंपनी के ऊपर। इसके अलावा देखा जाए तो इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर आप क्या देखते हो कि इंडिया में मोरालिटी और रिलीजियस इंप्रूवमेंट के नाम पर क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपन छूट दे दी कि आप जाओ
और एक तरीके से लोगों को बताओ समझाओ कि कैसे वो बैकवर्ड है। अब आप देख लो यहां से एक उल्टा माहौल शुरू हो जाता है इंडिया में कि किस तरीके से कन्वर्जन जो था वो शुरू हो जाता है क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाने का। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज दूर दूर चले जाते हैं और टारगेट किसको किया? अगेन वही, जैसे कि वल्नरेबल सेक्शन कौन से हैं सोसाइटी के, जो भी कमजोर सेक्शंस हैं, जो ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है मेन स्ट्रीम से, उनको फिर बाद में कन्वर्ट किया गया। आप नॉर्थ ईस्ट में देखो कितना ज्यादा क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड किया गया। इसकी जो मेन जड़ थी वो ये 1813 का चार्टर एक्ट ही था। फिर हम बात करें, कंपनी को ये कहा गया कि भाई आप हर साल 1 लाख रुपया इंडियंस को एजुकेट करने में खर्च करोगे। अब यहां पर पढ़ने में तो बड़ा एक फैसिनेटिंग वर्ड है ये, बट पॉइंट यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ये एक तरीके से इंडियंस को इस तरीके से एजुकेट करना था कि भाई वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश माइंडसेट के साथ में काम करें, दिखने में तो इंडियंस हो और बाकी काम करें ब्रिटिश माइंडसेट के साथ में। तो इस तरीके से कंपनी को एजुकेशन में भी पैसे लगाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। फिर आप आगे देखते हो 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ, जहां पर आप देखते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था कॉमर्शियल बॉडी के तौर पे काम करने का, है ना, उसकी अगर बात करें तो उसको अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, क्योंकि अब यहां पर कॉमर्शियल एस्पेक्ट की बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी का देखा गया कि भाई ये लोग तो ज्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, इनका फोकस तो एक तरीके से सिस्टम को चलाने में, रूल बनाने में उन पे हो रहा है। और जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उसको एक तरीके से लीगलाइज कर दिया, क्योंकि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम कर रही थी, हमने देखा ना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में और कॉमर्शियल एस्पेक्ट में। अब कॉमर्शियल एस्पेक्ट को तो खत्म कर दिया और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में इसको पुश कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सीधा एक्सक्लूसिव या फिर डायरेक्ट जो असर था वो क्राउन का हो चुका था। अब क्राउन के डिसीजन यहां पर चलने वाले थे, और जो मोनोपोली थी ट्रेड में चीन और चाय वाली, वो भी यहां पर खत्म कर दी गई 1833 के एक्ट में। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, उस पोस्ट को हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको इंडिया काउंसिल बोल दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रख लेना, यहां पर आप देखो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने, ठीक है, उस इंडिविजुअल को लेजिस्लेटिव पावर मिली कि वो पूरे देश के लिए अपना कानून बना सकते थे। इसका मतलब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि अब जो सबॉर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था, है ना, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था, मद्रास और आप कह सकते हो दूसरा जो आप कह सकते हो बॉम्बे, इनकी जो पावर थी वो रिड्यूस की गई थी, वो और ज्यादा रिड्यूस हो गई। अब आप कह सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पावर थी वो पूरे देश पे अप्लाई होने लग गई, और बॉम्बे और मद्रास की पावर्स और खत्म हो गई। इसके अलावा अब जो रेगुलेशंस या जो भी कानून आते थे उनको अब बोला गया एक्ट। पहले रेगुलेशन बोला जाता था, अब बोला गया एक्ट। तो इस तरीके से 1833 का जो एक्ट था इसका भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। फिर हम आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के ऊपर। ये देखो अपने आप में ये बताया जा रहा है कि अब आपको पता है 1853 के बाद में तो फिर 1857 की क्रांति आई जाती है, तो उसके बाद में तो फिर और भी ज्यादा पकड़ बन जाती है ब्रिटिश क्राउन की। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो स्क्रैप कर ही दिया जाता है। तो 1853 का जो चार्टर था ये इन चार्टर एक्ट्स की सीरीज में सबसे लास्ट था, जो कि 1793 से स्टार्ट हुआ था 1853 तक। ठीक है, यहां पर देखो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनकी काउंसिल का आप कह सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगेन वही बात कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दोनों पावर एक हाथ में, फिर डिवाइड किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के आधार पर, डबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आधार पर। अब वही चीज यहां पर कर दी गई कि भाई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, क्योंकि अब आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के बाद में इंडिया के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, तो उसके आधार पर देखा जाए तो इनकी पावर्स को भी अब यहां पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसको हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन पावर्स को डिवाइड किया गया। अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर थी इसके लिए तो आपने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश कर दी, जिसमें 6 नए मेंबर्स को एडिशन किया गया, और पहली बार यह कहा गया कि भाई लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये माहौल ऐसा हो चुका था जब धीरे धीरे
क्राउन को फील होने लग गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को फील होने लग गया था कि इंडिया में नाराजगी जाहिर हो रही है, तो क्यों ना हम लोकल्स को थोड़ा सा पार्टिसिपेशन मिले। तो ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी ना, उस गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक पार्ट, उसको मिनी पार्लियामेंट भी बोल दिया गया, क्योंकि मोर और लेस डिसीजन मेकिंग का जो काम था वो डिस्कशन करके सारे होते थे। पर ध्यान रखें, यहां पर इलेक्शन विलेक्शन का कोई मामला नहीं है अभी भी, ठीक है। इसके अलावा एक अटेम्प्ट लिया गया, अटेम्प्ट तो देखो 1853 में ले लिया, 1833 में ले लिया गया था, यहां पर ही ले लिया गया था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराई जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर सिविल सर्वेंट्स का है वो रिक्रूटमेंट हो। साथ ही साथ 1833 में एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जो मैं बताना भूल गया, वो यहां पर लिख लें आप, कि जो लॉ कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, पहला लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1834 में, जिसका काम क्या था कि भाई इंडिया के जो भी लॉज हैं, जो भी कानून हैं, उनको कोडिफाई करे, ठीक है। और उसके लिए जो लॉ कमीशन की चेयरमैनशिप है वो किसको मिली थी? लॉर्ड मैकॉले को। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो थे वो 1833 के थे। बट जो अटेम्प्ट किया गया था ना सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसको फाइनली फिर एग्जीक्यूशन में लाया गया 1853 के इस एक्ट के आधार पर, कि जो सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है सिविल सर्वेंट्स का, वो एक ओपन कंपटीशन के आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके अंदर एक लॉ मेंबर को भी एंट्री मिली, और वो लॉ मेंबर मोर और लेस देखा जाए तो वो उनको राइट टू वोट भी दे दिया गया कि भाई आप वोट दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी फर्स्ट काम अगर हो रहा है ना, तो वहां पर हम देखेंगे कि लॉ मेंबर की एंट्री होती है पहली बार। अगर कहीं पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं पर भी अगर एंट्री हो रही है पहली बार, अगर वर्ड आ रहा है, तो क्यों? एक एडवाइजर के तौर पे लिया जाता है लॉ की बात अगर आती है तो, ठीक है। इसका मतलब वकीलों का तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा बोलबाला रहा होगा। फिर आगे हम चलते हैं 1857 की क्रांति के बाद में, जहां पर हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और अब स्थापित हो गया था क्राउन का सीधा रूल। यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया था कि हाँ भाई हम सुधार लाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर जो कमियां थी उनको हम ठीक करेंगे। अब यहां पर क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और सारी पावर्स दे दी गई ब्रिटिश क्राउन को। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको स्क्रैप करके अब नई पोस्ट दे दी गई, नाम रखा गया वाइस रॉय। दैट मींस रॉयल फैमिली जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बट उनके सबऑर्डिनेट हैं। इसका मतलब वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन के तौर पे आए, और सबसे पहला वाइस रॉय के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी के अंदर जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म चल रहा था, डबल गवर्नमेंट का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आपकी कॉमर्शियल एस्पेक्ट देख रही थी, दोनों को अबॉलिश कर दिया गया और ये डबल गवर्नमेंट का अंत था। इसके अलावा एक नई पोस्ट और क्रिएट कर दी, गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय तो एक हो गए, अब दूसरी पोस्ट क्रिएट यहां पर हो गई आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो कि ब्रिटेन के अंदर जो भी इलेक्शन के बाद में वहां की गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट में आपको पता ना हमारे वाला ऐसा ही मैकेनिज्म चलता रहा है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां पर जो कैबिनेट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ का जो पूरा ग्रुप होता है, उसमें से कैबिनेट में से एक इंडिविजुअल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के तौर पे अपॉइंट किया गया, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काम, अब यहां पर आप देखो कि किस तरीके से दो इंडिविजुअल्स का रोल आ गया है। वाइस रॉय जो कि इंडिया में रह के काम करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक लिंक का काम करेंगे इंडिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बीच का, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच का। अब इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती थी। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इस एडवाइजरी बॉडी के तौर पे जो ये काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसके चेयरमैन भी बना दिए गए। तो कुल मिलाकर के ये मैकेनिज्म जो था वो 1858 के एक्ट के आधार पर डेवलप हुआ। फिर बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है। इसमें क्या किया गया कि वाइस रॉय को अलाउ किया गया कि भाई आप कुछ इंडियंस को जो कि नॉन ऑफिशियल ड्यूटी के आधार पर या नॉन ऑफिशियल इंडिविजुअल के आधार पे पार्टिसिपेट करेंगे काउंसिल में। यहां पर ध्यान रखें, ये काउंसिल जो है ये कौन सी काउंसिल हो रही है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी एंट्री नहीं हो रही है, ध्यान रखना अपने को, ठीक है, कि अभी भी हम लेजिस्लेटिव के अंदर ही लेंगे कि हाँ जी। अब लेजिस्लेटिव का मतलब आप समझते हो ना, कि जो एमपी है एक तो वो एक मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए, और एक एमपी जो होता है हमारे वो लेजिस्लेचर का या लेजिस्लेटिव पार्ट होता है। तो पॉइंट यहां पर है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया
और अब इंडियंस को एंट्री देने के लिए अलाउ किया गया, वे नॉमिनेट कर दो। तो ऐसे में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, जिसमें एक थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा सर दिनकर राव। ये अपने आप में एक और कदम था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। जो सेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया था ना, आपका जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके आधार पर, जहां पे बॉम्बे और मद्रास की पावर्स है वो रिड्यूस होनी शुरू हो गई थी, वो अभी इस यहां से यू टर्न ले चुका था। 1858 के एक्ट में तो हो ही गया था। अब रही सही में यहां पर बॉम्बे और मद्रास को भी इनकी थोड़ी पावर्स दे दी गई कि आप अपने लेजिस्लेटिव पावर्स खुद से करो, मतलब अपने खुद के लोकल कानून खुद से बना लो। साथ ही साथ प्रोविंसेस को, यहां से जो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है ना 1861 से, वो फिर बाद में हम देखेंगे कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें फिर एक तरीके से अलग ही तरीके से देखा गया, जहां पर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी 1937 में। वो बात अलग है कि 1937 के बाद में 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, हिटलर ने अटैक कर दिया था, है ना, तो फिर बाद में वो ऑटोनॉमी फिर बाद में खत्म हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें बनी थी बहुत सारे स्टेट्स के, बहुत सारी प्रोविंसेस में, और कांग्रेस ने फिर बाद में ऑब्जेक्ट कर दिया कि बोला हमारे से बिना पूछे आप कैसे लेकर के जा रहे हो हमारे लोगों को वहां पर लड़ने के लिए यूरोप में। तो पॉइंट यहां पर ही आता है कि यहां से बॉम्बे और मद्रास को थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पावर जो उनकी थी वो रिस्टोर की गई, जिसका रिजल्ट ये होता है कि 1937 में जितनी भी प्रोविंसेस थी उनको इंटरनल ऑटोनॉमी देने की बात कर दी गई थी। यहीं से शुरुआत हो जाती है 1861 से। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर डेवलपमेंट हुई कि जो वाइस रॉय था उसको ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करना भी अलाउ कर दिया, कि एक बार में अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया, कोई प्रॉपर कानून बना हुआ नहीं है। अब कानून हमें पता है बन के कहां से आ रहे थे, मोटी मोटी देखे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, या डिसीजन लेने की बात करें तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडिया में, तो इतने सारे मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हो नहीं हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस का मैकेनिज्म ला दिया। आप देखते हो ऑर्डिनेंस का जो नाम है वो मोरलेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 123 एंड 213 के आधार पर देख सकते हैं, जहां प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली डिक्लेयर कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। सो द पॉइंट इज कि वाइस रॉय को यहां पर ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने का अधिकार दे दिया कि भाई इमरजेंसी में कोई कानून ना बना पाए तो आप एक बार कानून बना लेना, और उसकी वैलिडिटी कितनी रखी, 6 महीने की। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सरकार बन जाती है तो मंत्रालय बांटा जाता है ना, उसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। इसका भी शुरुआत 1859 में, इस 1859 में हो गया था लॉर्ड कैनिंग के तहत, बट उसको प्रॉपर लीगल रिकॉग्निशन 1861 के एक्ट के आधार पर दिया गया। ध्यान रखें, शुरुआत हो गई थी पोर्टफोलियो देने की। देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई लीडर चाहिए होता है, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू कर दिया था, बट उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला था, वो मिला फिर 1861 में कि ये काम आप बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, मिनिस्टर्स के तौर पे जो काम करते हैं वो पोर्टफोलियो वाले काम होता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं 1892 का जो एक्ट है उसकी बात करते हैं। इसकी बात अगर करें तो यहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या और बढ़ा दी गई, पर अभी भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई गई ना, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का मतलब, ऑफिशियल का मतलब जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, है ना, नॉन ऑफिशियल का मतलब जो अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे सकते हैं, एक्सपर्ट है, पर उनकी बात माने ना माने वो एक बात अलग है, ओपिनियन दे सकते हैं। तो उस तरीके से आप देखते हो कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल्स की संख्या तो बढ़ा दी, बट अभी भी ऑफिशियल्स की मेजोरिटी मेंटेन थी। दैट मींस डिसीजन तो जो वॉइस रॉय, उसकी काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहती थी वही हो रहे थे अभी भी। इसके अलावा जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो थोड़े बढ़ा दिए। कैसे? अब आपको होता है ना, प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा था, कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी थी 1885 में, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दबाव में भी लाने की जा रही थी। तो ऐसे में अभी एक पॉइंट आ गया कि भाई अब बजट पर भी डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे में आप देखते हो कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर सवाल उठाना भी अलाउ कर दिया गया था, पर ध्यान रखें सवाल केवल एक। आपने सवाल पूछा बजट के ऊपर, आपको एग्जीक्यूटिव की तरफ से या तो जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो एक बाद की बात है। पर आपको जो जवाब अगर दे दिया तो अब आप उलट के दूसरा सवाल नहीं कर सकते, एक बार कर दिया दैट्स इट। पर कम से कम सवाल देने का अधिकार यहां से शुरू हो गया। अगर आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम देखें तो यही बहुत है, बट उस टाइम पर तो बहुत मुश्किलें थी, आपको पता है। साथ ही साथ इलेक्शंस अभी भी मेंशन्ड नहीं थे। जिस लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इलेक्शन की कोई बात नहीं थी, और अगर किसी को वहां पर नॉमिनेट भी किया जा रहा था तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर था। इसका मतलब सीधी बात है कि जो इलेक्टेड इंडिविजुअल्स थे या फिर जो लोग नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स थे, उनके द्वारा
नाम रिकमेंड दिए जा रहे थे कि भाई इनको नॉमिनेट करो। कहने का मतलब वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, वहां पर केवल जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है वो बोल रहे हैं कि इसको हमें नॉमिनेट कर देना चाहिए XYZ को। तो वो प्रोसेस यहां पे शुरू हो गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन की एक बार शुरुआत हम यहां से कंसिडर कर सकते हैं। फिर आ जाओ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोल दिया जाता है। इसमें देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो जो सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखी गई। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एंट्री हुई, बट अगेन ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखी। अगेन एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में पावर रख रहे हैं, बट हाँ यहां पर एक चीज ठीक हो गई कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, जो आज के लेवल पे हम बात करें तो स्टेट लेवल की जो होती है, वहां पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया था। बट फिर भी सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी कंटिन्यू थी। इसके अलावा डेलिब्रेशन, जो बजट वाली बात थी, 1893 में क्या बोला, क्वेश्चन कर सकते थे। अब क्या है, क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन के साथ साथ में अगर आपको जवाब मिल गया तो आप दोबारा से भी क्वेश्चन कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो, राइट। साथ ही साथ बजट के अंदर कोई चीज गड़बड़ है तो आप रेजोल्यूशन भी ला सकते हो, ये भी चीज यहां पर अलाउ कर दी गई। बट एक चीज ध्यान रखें कि बजट को जब कंप्लीट पेश कर दिया जाता था तो उसके ऊपर वोटिंग अलाउड नहीं थी। इसका मतलब बजट आ गया ना फाइनल तो पास ही है, पर हाँ उसके पहले थोड़ा सा और लिबर्टी दी गई। थोड़ा सा हम कंसिडर कर सकते हैं कि बजट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, आपको पता है बजट के वर्टिकल्स होते हैं, तो उनमें सेपरेट आइटम्स है, उनके ऊपर वोटिंग अलाउ कर दी, बट कंप्लीट बजट के ऊपर वोटिंग अलाउ नहीं की गई थी 1909 के अंदर। यह हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यह अपने आप में पहली शुरुआत थी कि जब इंडिया में डिवाइड एंड रूल का एक गजब का मैनिफेस्टेशन देखने को मिला, और उस टाइम पर आपको पता है ना कि कैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का मैकेनिज्म दे दिया गया। इसका मतलब ये कि मुस्लिम प्रोविंसेस जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है तो सीधी बात है कि मुस्लिम्स ही उसको वोट देंगे, हिंदूज वोट नहीं दे पाएंगे। तो डिवाइड एंड रूल का गजब का मैनिफेस्टेशन आया, और इसी के चलते उस टाइम के वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोल दिया गया, ठीक है। ये पहली टाइम थी जहां पर एक तरफ तो ये इंडियंस के ऊपर थप्पड़ मार दिया गया, इंडियंस को तमाचा मारा गया कि कैसे हम तुम लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, और वहीं पर थोड़ा पुचकारा भी गया। क्या किया गया कि जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, अभी तक जो हमने बातें की है ना, वो सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी ऊपर, ठीक है। अब गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी एंट्री हो गई इंडियन की, और वो पहले इंडियन कौन थे जिनकी एंट्री हुई, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और वो भी एंट्री हुई तो किसके नाम पर, लॉ मेंबर के आधार पर। मैंने बताया था ना, फर्स्ट कोई भी एंट्री हो तो एक एडवाइजर के तौर पे ही लेता है मेनली, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंट्री हो गई। तो इस तरीके से मॉडलेमेंटो एक्ट जो है वो कम्युनल एस्पेक्ट में पॉलिटिक्स को क्रिएट करने वाला पहला कदम आप देख सकते हो। उसके पहले भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन हम देख सकते हैं किस तरीके से 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवीजन हुआ था, वहां से भी होगी, उसके पहले ही बहुत थी। बट ये एक कहते ना कि मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे ये काम हो गया था, जिसका असर फिर डिवीजन के टाइम पे देखा गया। फिर आ जाओ 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर लें। इसमें मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को, वैसे तो ये 1919 में आया था एक्ट तो, पर 1917 में 20 अगस्त में एक चीज हो गई थी कि अब देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाए। अब आप देखते हो कि एक तरफ तो अभी तक हमने बातें की हैं तो उसमें मोटी मोटी यही चीज आई है कि एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में पूरी पावर लेकर के चल रहे हैं कि हाँ जी जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव की बोलबाला है, वही डिसीजन फाइनल ले रहे हैं। बट अब ये हो रहा है कि चलो ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जिसमें इलेक्शंस का भी कंडक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में वहां पर आप कह सकते हो कि आपकी लेजिस्लेचर स्थापित होगी, और फिर उसके बाद में जिसके पास मेजोरिटी होगी वो फिर वहां पर रूल रेगुलेशन में अपनी कंट्रोल क्रिएट करेगा। और दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अपने आप में अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई आने वाला जो भी एक्ट होगा उसमें हम ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है वो डाल देंगे। अब होता क्या है इसमें आगे, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में
तो देखो, एक तो सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन, आपको पता है ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे 7 शेड्यूल में, 3 लिस्ट हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था 1919 में। इसमें जो मैकेनिज्म यूज किया था वो था डेवोल्यूशन बेस्ड रूल्स। दैट मीन्स आप सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच में आप डिवीजन करोगे सब्जेक्ट्स का। अब क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट या प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है ना, इनके अंदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल दोनों जगह पे किए गए, बट इसमें मेजर जो इंपैक्ट देखने को मिला वो कहां पर हुआ भाई, इस क्लासिफिकेशन में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, जो स्टेट लेवल पे हो रहे थे, उनमें डायरकी ला दी गई। डायरकी का मतलब सब्जेक्ट्स के दो पार्ट बना दिए। एक थे रिजर्व सब्जेक्ट, ध्यान रखना प्रोविंशियल लेवल पे होता, सेंट्रल लेवल पे नहीं हुआ था। अभी भी सेंट्रल लेवल पे कमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया 1858 से, बट अभी भी बनी हुई है। और दूसरा आपने बना दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनमें क्या था, रिजर्व का मतलब अपने हाथों में रख लिया कि जो गवर्नर जनरल है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अपने हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को देखेंगे और उसके लिए वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, उसका जवाब नहीं पूछा जाएगा। वहीं पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हल्की सी लॉलीपॉप दे दी इंडियंस को कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जो है जो भी काम करेंगे प्रोविंशियल लेवल पे, हम स्टेट लेवल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस रॉय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने हाथ में अभी भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं जैसा कि वो करते आए हैं। बट गवर्नर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या हो गया कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जो है वो स्टेट के लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको रिप्लेस कर दिया गया और अब इंट्रोडक्शन हो गया एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर का। जैसे हम हमारी पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारी पार्लियामेंट क्या बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें दो हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो उस टाइम पर भी 1919 के एक्ट के आधार पर अपर हाउस और लोअर हाउस दो हाउसेज इंट्रोड्यूस हुए। अपर हाउस जो है उसको बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया गया। आप देखोगे कि यहां पर जो डायरेक्ट इलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आया, है ना। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अभी तक काउंसिल 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 बोले जा रहे थे, अब हम लेजिस्लेचर बोल रहे हैं, है ना। ध्यान रखें आप, काउंसिल के अंदर तो क्या होती है, नॉमिनेशन और ये चलती है ना। वहीं पर लेजिस्लेचर वर्ड आ गया तो इसका मतलब इलेक्शन यहां पर हम देख सकते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन का मैकेनिज्म आया। ज्यादातर जो मेंबर्स थे इन दोनों हाउसेज में, अपर और लोअर हाउस में, इनका इलेक्शन होने लग गया। बट ध्यान रखें, इलेक्शन का जो मैकेनिज्म था, इलेक्शन का जो मैकेनिज्म था वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं था, जिसमें हम ये देख सकें कि हाँ जी वोट देने का सबको अधिकार है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। नहीं, लिमिटेड था। इसके अलावा जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें फर्स्ट एंट्री हमने देख ली थी 1909 के तहत, सत्येंद्र पाल सिन्हा जी का हो गई थी ना एंट्री, अब जो है उसको और एक्सपेंड किया गया। अब 6 नए मेंबर ऐड हुए जिनमें से 3 इंडियंस आए। इसका मतलब इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव में बढ़ रहा है। साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मैकेनिज्म था, डिवाइड एंड रूल वाला, जो मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था ना, अब उसको बढ़ा दिया। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो यूरोपियंस एंड यूरोपियंस, इन सब के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। साथ ही साथ वोट देने का जो अधिकार था वो लिमिटेड था। इसका मतलब जिनके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी या टैक्स पे करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया, ना कि सभी को। ये ध्यान रखना है अपने को। इसका मतलब वहां पर अगर इन तीनों में से किसी के पास में कोई कमी है तो वो वोटर नहीं बन पाएगा, या फिर ये जो क्राइटेरिया ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटल किया गया था उसमें कहीं पे भी आप पीछे हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए बोला गया लिमिटेड फ्रेंचाइज। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल का जो बजट था उसको सेंट्रल लेवल बजट से सेपरेट कर दिया गया। अभी तक 1900 आप कह सकते हो 19 से पहले का जो बजट आता था वो एक जगह से बनता था, सारों के अंदर बंटता था, पर अब स्टेट या प्रोविंस लेवल पे सेपरेट बजट का प्रोविजन कर दिया और एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और ये ऑफिस कहां पे क्रिएट हुआ, लंदन में। अगेन वही कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है इंडिया के डिफरेंट अफेयर्स में। इसके अलावा 1926 के टाइम की बात करें तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप किया गया, राइट। इसके अलावा एक नरेंद्र मंडल बनाने का भी प्रपोजल दिया गया। वो बात अलग है कि नरेंद्र मंडल बाद में बन नहीं पाया क्योंकि इंडियन प्रोविंस, ये प्रिंसली स्टेट्स इतना एग्री नहीं हो पाए थे। इसमें ये था, इसको बोला गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कि वो बैठ करके उनसे पूछा जाए कि भाई सीधी बात है,
समय के साथ में हम जिस तरीके से पावर को डिवॉल्व कर रहे हैं या फिर हम प्रोविंशियल लेवल या लोकल से हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी कंसल्टेशन मैकेनिज्म के लिए एक अपना ग्रुप बना लो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल बोला गया, प्रपोजल दिया गया। इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी कमीशन का भी प्रोविजन 1919 के इस चैम्सफोर्ड एक्ट के आधार पर किया गया। वो क्या था जी? वो ये था कि 1919 का ये जो एक्ट है, इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए 10 साल बाद, इसका मतलब क्या हुआ, 1929 में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो कि 1919 के एक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, राइट। और उस रिव्यू करने का मतलब यह था कि क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। आप देखो कि ये जो 1929 का जो पार्ट था, ये फिर ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट कर दिया 2 साल पहले 1927 में, जब उन्होंने साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ये 7 मेंबर का एक ग्रुप था जिसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए इंडियंस ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। आपको ध्यान है ना, लाला लाजपत राय जी की तो मृत्यु भी हो गई थी जब लाठीचार्ज हुआ था इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइमन कमीशन इसलिए नाम दिया गया कि इन 7 मेंबर में एक था सर जॉन साइमन, जो कि इसका चेयरमैन था। आप देखते हो इसी साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, डिफरेंट रिकमेंडेशन, जिसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट लेवल पे डायरकी है उसको खत्म कर दो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन करने की बात कह दी थी, ब्रिटिशर्स को अपनी पकड़ोर बनाने की बात कही थी। ये सारी रिकमेंडेशन जो दी थी ना अपने रिपोर्ट में, इनको ही डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी लंदन में, जहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी जाने थे। अब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो उसमें फर्स्ट वाली में तो कांग्रेस का कोई गया नहीं था, आपको पता है। सेकंड वाली में वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं, देखो सारे के सारे। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। सेकंड वाली में गांधी जी जाते हैं, बट वही चीज है कि थर्ड वाली में फिर अगेन गांधी जी नहीं जाते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाता है। तो पॉइंट ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करना था, और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ, आधा अधूरा पूरा। अब सीधी बात है, रिपोर्ट आ गई तो उसके आधार पर कोई ना कोई एक्शन तो लेना था ब्रिटिशर्स को, तो उनके द्वारा एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। व्हाइट पेपर मतलब एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और उसी व्हाइट पेपर के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तैयार होता है, जिसके बारे में आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुआ था कि इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कम्युनल अवार्ड का प्रोविजन रखा गया। उसमें क्या था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, यहां पर रैमसे मैकडोनाल्ड का नाम आप देख सकते हो। भाई साहब, इस इंडिविजुअल की कैबिनेट ने एकदम बढ़िया तैयार कर लिया कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिसको आज हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं हमारी कैटेगरी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कर दिया। वही मुस्लिम वाला जो कि बाद में सिखों में, इनमें भी अप्लाई कर दिया। सिख कम्युनिटी हो गई, यूरोपियन, इंडियन यूरोपियन, इनके अंदर आप देखते हो कि इस बात को लेकर के उस टाइम पर पता ही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते गांधी जी यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी को जब यह पता पड़ा कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कर रहे हैं वो, कि हाँ भाई डिप्रेस्ड क्लास का इंडिविजुअल अगर चुनाव में खड़ा हो रहा है तो वहां पर वोट केवल डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही दे पाएंगे, तो गांधी जी को यह बात लग गई कि ये तो इंडिया की सोसाइटी को बिल्कुल खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। अब इस बात को लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ज्यादा अड़े हुए थे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वो यरवदा जेल में थे ना, तब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए। फिर अंबेडकर जी वहां पर गए, दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता निकला। वो क्या था कि देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय आप रिजर्वेशन का प्रोविजन रखो। रिजर्वेशन में क्या है कि भाई सीधी बात है, अगर डिप्रेस्ड क्लास का इंडिविजुअल चुनावों में खड़ा होगा तो सीधी बात है, कम से कम उसको वोट तो फिर सब लोगों का मिलेगा ना, कम से कम वो इलेक्ट होकर के जाएगा तो सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा। तो बोले इसमें सोशल इंक्लूजन आएगा। ये बात फिर अंबेडकर जी को समझ में भी आ गई। अल्टीमेटली कांग्रेस और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था इसको हटा दिया गया और वहां पर प्रोविजन डाल दिया रिजर्वेशन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। देखो, इसमें कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर दी। इसका मतलब ये कि चुनाव होंगे, चुनाव के आधार पर सरकार बनेगी। इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स थी, राइट। आप देखते हो इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसमें जितने भी प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट मिलकर के ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट करेंगे। बट ये कभी बन नहीं पाया। क्यों? अगेन वही प्रिंसली स्टेट्स जो नरेंद्र मंडल बनने वाला था वो कैंसिल हो गया था ना पिछले वाले में, यहां पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं आया, तो ऑल इंडिया फेडरेशन केवल एक प्रोविजन ही बन के रह गया, कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा इसमें 3 लिस्ट की बात भी कही। एक तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, और इसी से हमने आइडिया भी लिया है ना,
फेडरल 59 सब्जेक्ट्स की, प्रोविंशियल 54 और कॉन्करेंट 36, जो आज के समय हम देखते हैं। फेडरल का मतलब क्या हुआ? सीधी बात है, सेंट्रल लेवल पे इसमें इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनेंगे। प्रोविंशियल मतलब स्टेट या फिर प्रोविंस लेवल पे, और कॉन्करेंट का मतलब दोनों बना सकते हैं, बोथ। ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो कि हो सकता है इन सब्जेक्ट के अंदर कवर नहीं किए हैं या फिर समय के साथ बाद में ऐड हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल पावर। वो फिर किसको दे दी? वाइस रॉय के हाथों में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देख लेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत रेजिड्यूअल पावर किसको दी गई थी। साथ में जो प्रोविंसेस में डायरकी 1919 के एक्ट के आधार पर इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको खत्म कर दिया गया और प्रोविंसेस को दे दी ऑटोनॉमी कि भाई आप अपने हिसाब से, अपनी लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रन करो। फिर इलेक्शन होते भी हैं, आपको पता है 1937 में। इसी 1935 के एक्ट के आधार पर लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस भी होते हैं। वो बात अलग है कि फिर 2 साल के अंदर ही फिर ये ऑटोनॉमी और ये सब खत्म हो गया था। मैंने बता दिया आपको स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली। ठीक है। बट ये डायरकी का जो मैकेनिज्म है, ये सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल लेवल पे जो भी सब्जेक्ट्स डेडिकेट हुए, उनको वही ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी 2 में डिवाइड कर दिया, जहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा थी। एग्जीक्यूटिव कौन? ब्रिटिशर्स, राइट। इसके अलावा बाइकैमरल मैकेनिज्म की बात करें तो 11 प्रोविंसेस थी जहां पर इलेक्शन हुए थे 1937 में, उनमें से 6 में तो बाइकैमरलिज्म ला दिया गया था। ये अच्छी बात है। इसके अलावा देखा जाए, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो हमने पूना पैक्ट की बात की, उसके आधार पर रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया और विमेन एंड लेबर को भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर दी गई। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई थी, है ना, 1858 के एक्ट के आधार पर, वो कर दी गई खत्म। आरबीआई की स्थापना की बात हुई, जो कि देश में करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करने का काम करती है 1935 के एक्ट के आधार पर। इसके अलावा पब्लिक कमीशंस, फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट, तीनों तरीके की पब्लिक कमीशंस की बात की गई यहां पर। इसके अलावा फेडरल कोर्ट भी स्थापित हुआ 1937 में। ठीक है। ये फेडरल कोर्ट जो है, ये मोरलेस जो करंट सुप्रीम कोर्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला था, वो एक अलग चीज है। हाँ, आइडिया जुडिशियरी का वहीं से स्टार्ट हो गया था, बट जो फेडरल, जैसे आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, फेडरल कोर्ट है, जो हमारे हाई कोर्ट्स के केसेस हैं वहां पर अपील की जा सकती है। इसके अलावा इसी एक्ट के आधार पर इंडिया से निकाल करके बर्मा एक अलग कंट्री बना दिया, जो कि आज म्यांमार है। इसके अलावा रेलवे अथॉरिटी को भी फेडरल मैकेनिज्म के तौर पर डेवलप किया गया रेलवे इश्यूज को टैकल करने के लिए, और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी अपॉइंटमेंट इस एक्ट के आधार पर होती है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1935 का। फिर आ जाता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947। देखो, ये 3 जून 1947 को लाया गया, जब लॉर्ड माउंटबेटन वॉइस रॉय बनकर के आता है। और ये 3 जून का जो प्लान था, इसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है, जिसके आधार पर इंडिया और पाकिस्तान जैसे 2 डोमिनियन स्टेट निकल कर आते हैं। एक, इन दोनों को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था। आप देखते हो कि इस एक्ट के आधार पर इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स की बात कर दी गई थी, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने। अब यहां पर आप सोचोगे कि एक तरफ तो सोवरेन बोल दिया, दूसरी तरफ डोमिनियन बोल दिया। देखो, इस एक्ट में ये चीज एनविसाज कर दी थी कि इंडिया और पाकिस्तान सोवरेन कंट्री होंगे, जिसके ऊपर बाहर से कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा। बट वहीं पर डोमिनियन वर्ड का मतलब ये होता है कि जब तक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और पाकिस्तान सेपरेटली नहीं बना लेते, तब तक वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए कानूनों को या फिर वहां से कंसल्ट करके अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये डोमिनियन स्टेट है जहां पर अभी भी ब्रिटिश क्राउन का कंसल्टेशन या ब्रिटिश सॉवरेनिटी को कंसिडर किया जाता है। बट वो बात अलग है कि यहां पर जो मेजर डिसीजन है, वो इन कंट्रीज के अंदर जो डोमिनियन है उनके अंदर लेती वहां की जनता ही है, वो जो सरकार बना करके। ठीक है। बट डोमिनियन स्टेटस दिया गया शुरुआत में इंडिया और पाकिस्तान को, और यह अधिकार भी दे दिया कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है उससे वो चाहे तो निकल सकते हैं। इसके अलावा वाइस रॉय की जो पोस्ट थी वो खत्म हो गई, अब मतलब ही नहीं था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया तो। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अपॉइंट किया गया था वो भी खत्म हो गया। इसके अलावा अब दोनों जो डोमिनियन कंट्रीज बने या स्टेट्स बने, इंडिया और पाकिस्तान, इनको गवर्नर जनरल दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश किंग के द्वारा। कब तक? जब तक कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हेड ऑफ द स्टेट ना इलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का प्रोविजन, जो कि ऑलरेडी हमने कैबिनेट मिशन के या कैबिनेट कमीशन जो आया था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हमने बना ली। बट उसका प्रोविजन जो था इंप्लीमेंट होना था आगे। तब आप देखते हो कि 1946 में ऑलरेडी हमारी बन चुकी थी, जिसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और कौन से कानून हमें रखने हैं, कौन से हटाने हैं, उनको उनके ऊपर डिसीजन लेने।
ठीक है, वो भी काम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिया गया। फिर आ जाओ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, जो क्राउन की जो पावर थी वो हो गई खत्म। जो प्रिंसली स्टेट्स, अब हम आपने नोटिस किया होगा कि हमने इंडियन किंगडम की बात नहीं की है कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी किंग का नाम नहीं लिया जब से क्राउन ने टेक ओवर किया है। क्यों? क्योंकि सबने पैरामाउंटेसी मान ली थी, है ना, कि हाँ भाई क्राउन ही हमारा सर्वे सर्वा है, हम तो प्रिंसेस हैं, हम तो उनके अंडर ही काम करेंगे, सबऑर्डिनेट बन गए थे वो। ठीक है। इसके अलावा जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो प्रोविजन है उसी के आधार पर काम चलेगा। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब किस आधार पर हमारे यहाँ पर काम हुआ करते थे, है ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइस रॉय तो थे, वाइस रॉय की पोस्ट खत्म हो गई थी, और जब तक नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर प्रेसिडेंट और ये नहीं बन पाते तब तक इंडिया का स्टेटस क्या था भाई? डोमिनियन था। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी गई, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बना भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद में फिर 1946 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी गई थी, जिसने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो पार्लियामेंट का भी काम करती थी, है ना। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिजाइड करते थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती थी, और जब जीवी मावलंकर जब उस पर प्रिजाइड करते थे उस हाउस की मीटिंग को, तब वो पार्लियामेंट का काम किया करती थी। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जो हम आने वाले वीडियो में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी तक का जो पॉइंट था वो हमारा था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखना जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।